नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अपने YouTube चैनल पे अपने विशेष प्रसारण आप पूछें और हम बताएं में आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से आपके बीच हाजिर है। कल हरियाणा की यात्रा के व्यस्तता के चलते मैं आपके सवालों को उठा नहीं पाया था और आज सवालों की लिस्ट बड़ी लंबी है, फिर भी मैं जल्दी से आपके सवालों को ले लेता हूं और अपने जवाब से आपको संतुष्ट करता हूं। इससे पहले कि मैं सवाल जवाब आरंभ करूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की असलियत, इसकी कहानी, इसके भ्रमजाल से निकलने का तरीका, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आश्चर्यजनक परिणाम को अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अतिशीघ्र इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हर गतिविधियों में अपने आप को संलग्न रखना चाहते हैं तो प्लीज़ कृपया मेरे इस चैनल को DR अनिल श्रीवास्तव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा दें और अपने सवालों को हमसे पूछते रहें। हम आपके बीच आपके सवालों को लेकर के आते रहेंगे। आज के सवालों में पहला सवाल प्रफुल्ल पंसूरिया जी का है। आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं कि जब आप सवाल लिखें तो कृपया अपने नाम और अपने स्थान जरूर लिखा करें। नाम तो आपके आईडी पर आ जाता है लेकिन आपका स्थान नहीं आता है। हम आपके सवालों की लिस्ट उठाते हैं, साथ ही अपने स्थान को ब्रैकेट में अपने स्थान का नाम लिखते हुए अपने सवाल किया करें। इन्होंने कान की बेहतर दवा जाननी चाहिए है। तो प्रफुल्ल जी, हमने ENT पर एक क्लास अपने लाइव प्रसारण में लिया है जिसमें हमने नाक, कान और गले के बारे में लंबी चर्चा की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे ENT क्लास के कान से संबंधित विभिन्न रोगों के बारे में पूरा वीडियो सुने और उसको लाइक करें। अरविंद कुमार जी ने कई सवाल किए हैं, फुटकर में, रुक करके, लेकिन सवाल इनके अच्छे हैं और आज के सवालों में, सर्वश्रेष्ठ सवालों में हम इनका चयन भी करते हैं क्योंकि इनके सवाल अच्छे हैं। इनका पहला सवाल तो इन्होंने कहा है कि सर, अगर मान लीजिए मैं हलवा बनाता हूँ और हलवा में सभी चीज़ें बराबर डाल देता हूँ तो खाने का स्वाद क्या रहेगा। इन्होंने इशारा किया है कि हम जब दवाइयों में विभिन्न पौधों को बराबर मिला देते हैं तो उस दवा का असर क्या रहेगा। अरविंद कुमार जी, हलवा बनाने में और दवा बनाने में जमीन आसमान का अंतर है। हलवा हम अपने स्वाद के लिए बनाते हैं और दवा हम अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बनाते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपको सवाल ये करना चाहिए था कि क्या एक पौधे से काम नहीं चल सकता, हम इतने पौधे क्यों मिलाते हैं। ये सवाल आपका अगर होता तो जवाब बहुत अच्छा होता, लेकिन आपका सवाल ये है कि हम पौधों को बराबर अनुपात में क्यों मिलाते हैं। दरअसल पुरानी किताबों ने या पुराने राइटर्स ने, पुराने लेखकों ने इस बात की चर्चा की है, पार्ट लिखा है उन्होंने। उस पार्ट का रहस्य उन्होंने नहीं बताया कि ये पार्ट क्या है। उन्होंने लिखा अर्निका मॉन्टेना 10 पार्ट, बेलोडोना 20 पार्ट, और जब हम सारे पार्ट को जोड़ते हैं तो ना तो वो और रेशियो में जाता है, ना वो प्रतिशत में जाता है, ना वो 100 के अनुपात में जाता है, ना वो 200 के अनुपात में जाता है। किसी का 140 हो जाता है, किसी का 220 हो जाता है, कोई 70 रह जाता है, कोई 90 रह जाता है। इन सारे पार्ट की जो अंतरंग कहानी थी, जिसको रहस्यमयी कहानी आप कह सकते हैं, उस रहस्य के पिटारे को किसी ने खोला नहीं। या तो वो जान नहीं पाए कि मैटी जी ने इस पार्ट का क्या मतलब रखा। हम लोगों ने अपने अनुभव में, अपने कार्यों में इस बात को अपनाना आरंभ किया कि जब हम स्वयं इस पार्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो अगर हम दवाओं को बराबर अनुपात में मिला दें, यानी 20-20 बूंद हम सभी दवाओं को मिला दें या 20-20 ml हम सभी दवाओं का मिला दें, तो क्या दवा बन सकती है। इस पर हम लोगों ने शोध किया, कई प्रयोग किए और प्रयोग के दौरान हमने इस बात को पाया कि जब हम दवाओं और उन पौधों के बराबर अनुपात में कोई एक दवा बना देते हैं तो उस दवा का रिस्पांस हमारे शरीर के उस विशेष ऑर्गन पर विशेष प्रभाव दिखा देता है। और जब हम पार्ट वाइज मेडिसिन लेते हैं तो कहीं परिणाम हमको मिलता है, कहीं साइड इफेक्ट मिल जाता है। कोई दवा ज़्यादा हो जाती तो उसका साइड इफेक्ट दूसरा होने लगता है, तो हम फिर उसको सबसाइड करने के लिए कोई और मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। इस नाते, इस कारण हमने
या हमारी टीम ने या डॉक्टर रमाशंकर जी के संरक्षण में जिन साथियों ने हमारे साथ काम किया, उन सब ने इसको बराबर अनुपात में मिला करके एक नया फार्मूला प्रयोग में लिया और वो प्रयोग पिछले 37-40 सालों से सफल दिखाई पड़ रहा है। इस कारण से मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी बात को 110% फॉलो करें, मैं कहता हूं कि आप मेरे इस सिद्धांत को प्रयोग में लाएं, और जब प्रयोग में लाएंगे आपको उसके परिणाम मिलेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने पुरानी किताबें लिखी हैं या जो पार्ट बताते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं या आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि इस पार्ट का अर्थ तो बता दें, ये पार्ट है क्या, इसको क्या कहते हैं, ये किस आधार पर पार्ट बनाया गया है। हालांकि मैं उसका रहस्य भी जल्द ही खोल दूंगा। मैंने अपने पिछले जो लाइव क्लास चलता है मैंने उसमें इस पार्ट की चर्चा भी की थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से दिया हो। फिलहाल आज आपके सवाल के जवाब में मैं इतना कहूँगा कि बराबर पार्ट में देने पर यह हलवा नहीं बल्कि औषध बनती है, और औषधि में चूंकि एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स के बराबर पार्ट अगर हम दे देते हैं, मान लीजिए कि हमको किसी दवा का 2 मिलीग्राम की जरूरत है, किसी पौधे की 2 ही मिलीग्राम की जरूरत है और हमने 5-5 मिलीग्राम मिला दिया है, तो चूंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ एज एंजाइम्स प्रोसीड की जाती हैं, तो एंजाइम्स के कार्य में जितनी आवश्यकता होगी शरीर उसका उतना ही सेवन करेगा, शेष सबसाइड कर जाएंगी। तो इस नाते अगर हम बराबर रेशियो मिला भी देते हैं तो हमको इसका कोई साइड इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है, और बराबर रेशियो लेने में हमसे दवा बनाने में भूल भी नहीं होती है, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, हमको ज़्यादा फार्मेसी नहीं अपनाना पड़ता है। इस नाते मैं ये मानता हूँ कि हर पौधे की औषधि की बराबर मात्रा से कोई औषधि अगर बनाई जाती है तो वो बेहतर परिणाम देती है, और बेहतर परिणाम दे रही है, लोग देख रहे हैं। कोई मेरी हवाई की बात नहीं कि मैं अकेले कह रहा हूँ तो पूरा देश मान ले, लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर GR जी हैं, इन्होंने लिखा है कि सर MD करना चाहता हूं, कोई सस्ती संस्था बताइए, चीपर संस्था। तो GR जी, मैं न तो संस्था का संचालक हूं और न संस्था के बारे में बता सकता हूं। आप जहां हैं, चूंकि आपने अपना स्थान नहीं लिखा है, आपके निकट जरूर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के शिक्षण संस्थान चलते होंगे, आप कृपया वहां संपर्क करें। चीपर और कॉस्टलरी, मैं इन दोनों की व्याख्या नहीं कर सकता, कौन सस्ते हैं कौन अच्छे हैं, ये आप वहाँ जा कर के वहाँ के संचालकों से मिल करके अपनी समस्या रखें और वहाँ से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मिस्टर आदर्श शर्मा ये कहते हैं सर आपका 1:9 का रेशियो D3 तक बहुत परफेक्ट है, और जो आपने 450 ml का फार्मूला बताया वो भी बहुत परफेक्ट आ रहा है, इस नाते हम लोग इस पर कायम हैं। चलिए, मेरी आपको बधाई है। पिनाकी गराई जी कह रहे हैं आइला की दवा बता दें। पिनाकी गराई जी, सवाल हमारे जवाब आप में, कोई दवा या किसी मेडिसिन पर चर्चा नहीं हो सकती है, आप इसको अपने निर्धारित लाइव क्लास के लिए इंतजार करें। सतगुरु जी हैं, इन्होंने एक सवाल किया है कि लोग कहते हैं कि स्टील के बर्तन में दवा नहीं दी जानी चाहिए, क्या ये सच है? देखिए, कोई भी दवा अगर किसी बर्तन में रख करके रोगी को दी जाएगी तो उस बर्तन की धातु का असर उन दवाओं पर जरूर पड़ेगा, और वो जाकर के हमारे कोशिका के जो सिद्धांत है हमारा एंजाइम्स का, उस पर कारगर नहीं साबित होंगी। इस नाते केवल स्टील ही नहीं, मैं किसी भी धातु के बर्तन में औषधि को देने से मना करता हूँ। आप सीधे ड्रॉपर से निकालिए, गिलास में डालिए, बॉटल में डालिए, शीशी में डालिए, शीशी पे ड्रॉपर लगा होता है, सीधे ड्रॉप आप गिरा दीजिए और रोगी को सीधे कप में पिला दीजिए। इससे बेहतर तरीका दवा देने का और कुछ भी नहीं है। घनाराम जी कहते हैं कि हिसार की मेडिसिन मैंने मंगा लिया है, उसके बनाने का तरीका बताएं। देखिए, दवा आप हिसार से मंगाएं या कानपुर से मंगाएं या बंगाल से मंगाएं या हिमाचल से। अगर अनिल श्रीवास्तव के फार्मूले पे आपको काम करना है तो 450 ml डिस्टिल वाटर में 5 ml D3 की मेडिसिन मिला करके अपने 38 बोतल तैयार कर लीजिए। CNS की एक अलग 39वीं बोतल तैयार कर लीजिए, L3 की आप 50वीं बोतल तैयार कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको और भी कंपाउंड मेडिसिन बनाने हैं तो अलग अलग बोतल तैयार कर लीजिए। उन दवाओं को आपस में मिलाने का फार्मूला समान रखिएगा, बस इतना ही।
रविशंकर चौहान जी पूछ रहे हैं कि ये बी फार्मा कर चुके हैं, क्या ये बीएमएस कर सकते हैं, क्या ये बीएमएस के लिए क्वालिफाइड हैं? रविशंकर जी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने के लिए दो तरह के चिकित्सा शिक्षा चल रही है इस देश में। एक है हाई स्कूल उत्तीर्ण और एक है इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। हाई स्कूल उत्तीर्ण वालों के लिए पहले एक प्री साइंटिफिक क्लास दिया जाता है या उसको डिप्लोमा कह लें, और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट बेस पर हम इसको 4 साल के कोर्स में कन्वर्ट करते हैं। हम का मतलब वो संस्थाएं करती हैं, मैं नहीं करता, नहीं आप कंफ्यूज कर जाएं कि हम कोई क्लास चलाते हैं। तो हाई स्कूल बेस पर ये 5 साल का कोर्स हो जाता है और इंटर बेस पे ये 4 साल का हो जाता है। बस इसकी व्याख्या इतनी ही। पूरन चंद ने कहा है दवा धीरे धीरे लेने पर इसके परिणाम कैसे होते हैं? तो दवा तो धीरे धीरे का मतलब कि डोज वाइज ही तो दवा आप लेंगे। मैं आपके सवाल को ठीक से समझ नहीं पाया कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि दवा को जल्दी लिया जाए या इंटरवल में लिया जाए। तो देखिए, किसी भी दवा को 3 से 4 बार या 5 बार तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दिया जाना एक पर्याय है। अब जल्दी अगर रोगी आपके पास कोई ऐसे रोग लेकर के आया है जो एक्यूट है और वहाँ पे दवा जल्दी इंटरवल में आपको देना है, तो आप हर आधे घंटे पे, हर 10 मिनट पे भी दवा दे सकते हैं। ये आप रोगी की रोग दशा को देखते हुए उसका डोज निर्धारित करेंगे, ये मैं यहाँ से आपको नहीं बता सकता। और आज के पुरस्कृत सवालों में एक सवाल और अच्छा है, संजय यादव जी का प्रयागराज से। इन्होंने पूछा है कि आपने अपने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि जब किसी चिकित्सक पर कोई आफत या मुसीबत आती है तो संगठन चलाने वाले नेता कहते हैं आप अपने लेवल से इसको निपटा लीजिए। तो इनका सवाल है इसमें कि आपका इशारा किसके तरफ है? क्या वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जो विशुद्ध रूप से प्रैक्टिस करते हैं या वो जो मिक्सोपैथी करते हैं? संजय जी, आपको भी और इस वीडियो के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि जो जिस विधा का विशेषज्ञ है वो अपनी ही विधा में प्रैक्टिस करे। यदि वो अपनी विधा को बदलता है तो वो झोला छाप की श्रेणी में कहलाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और हमारे पिछले रिकॉर्ड में मेरे 37 साल के पीछे के जो दिन बीते हैं, उन दिनों में जितने भी प्रकार के देश के विभिन्न कोनों से कोई शिकायतें आई हैं कि फला डॉक्टर पकड़ा गया, फला के यहाँ छापा पड़ा, वहाँ पे ये पकड़ा गया, उनके खिलाफ कोर्ट केस हुआ, उनके खिलाफ FIR हुआ, उन सभी चिकित्सकों के साथ कहीं ना कहीं मिक्सोपैथी या नर्सिंग होम या अन्य किसी चिकित्सा पद्धति की बैसाखी का खेल चलता रहा। विशुद्ध इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाले किसी भी एक डॉक्टर के यहाँ आज तक ऑन रिकॉर्ड कोई छापा नहीं पड़ा है। किसी CMO ने उनको नहीं चेक किया है, किसी बड़े अधिकारी ने उनको प्रैक्टिस करने से नहीं रोका है। क्यों नहीं रोका है? क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्रैक्टिस करने के लिए है, भारत सरकार का आदेश प्रैक्टिस करने के लिए है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमको कोई प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकता, वो उस आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। लेकिन अगर आपके मेज की दराज में भी पैरासीटामॉल मिल गया या डिस्प्रिन मिल गई या अन्य कोई ऐसा मैनेजमेंट आपको दिखाई पड़ा जो अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ होता है, तो फिर जब आप वहां पकड़े जाएंगे तो कहानी कुछ और होगी। ऐसे में कोई भी संगठन, किसी भी संगठन का नेता कोई भी साथ देने के लिए सक्षम नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चिकित्सक अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करते हुए उसको कोई अधिकारी डिस्टर्ब करता है तो मेरे फोन कॉल नंबर पे आप तत्काल उस अधिकारी से मेरी बात करा सकते हैं। देश के सभी लोग, मैं सबको ये मैसेज दे रहा हूं कि अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस है कि आप जहां पकड़े गए हैं वहां पे आपको कोई टच नहीं कर सकता इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा, तो सबसे पहले आपका ये साथी जो आपसे बात कर रहा है आपके लिए खड़ा होगा, कोई देश में खड़ा हो या ना खड़ा हो। बस इतना ही आपके इस सवाल का जवाब है। बाकी मैंने ऐसा देखा है कि मान लीजिए आपका कोई साथी
किसी केस में पकड़ा ही गया तो सहानुभूति में आपको उसके पास जाना चाहिए, उसके दशा को समझना चाहिए, किन परिस्थितियों में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए और जहां तक संभव है आपको उसकी मदद भी करनी चाहिए अगर आपने उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की डिग्री दे रखी है तो। इसलिए आपको मदद करना चाहिए कि अगर वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की डिग्री रखे है और किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस कर रहा है तो वहां भी आप अपने नैतिक दायित्वों से भाग नहीं सकते, क्योंकि आपने कभी उसकी डिस्पेंसरी को चेक नहीं किया, आपने कभी उसको जाकर के वार्निंग नहीं दिया और आज अगर वो पकड़ गया है तो उसमें कहीं ना कहीं दोष इन संस्था संचालकों का भी है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे रजिस्ट्रेशन करने वालों का भी है, क्योंकि अगर वो रजिस्ट्रेशन करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर के लिए तो फिर चेकिंग की जरूरत भी उन्हीं को है, उनको चेकिंग अथॉरिटी भी अपनी भेजनी चाहिए समय समय पर, 6 महीने 4 महीने 2 महीने में एक बार उस डॉक्टर की क्लिनिक को देख लें कि वो क्या कर रहा है। और अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो वो खुले रूप में जो कर रहा है, जब पकड़ जाएगा तो आपको याद करेगा, क्योंकि डिग्री आपकी लटका के बैठा हुआ है। इस नाते प्रयास ये करें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस में पूरे देश में कहीं भी कोई रोक नहीं है। मिस्टर संजय नायर जी हैं, इन्होंने लिखा है कि किसी दवा कंपनी से इन्होंने संपर्क किया था तो दवा कंपनी ने कहा कि हम पूरी किट देते हैं, हम फुटकर में दवा नहीं देते हैं। तो इन्होंने कहा कि सर मैं रोगी हूं। तो संजय नायक जी, अगर आप रोगी हैं तो आप अपने किसी निकटतम चिकित्सक से संपर्क करें, उससे आप औषध लें। अगर आपने मुझसे फ़ोन कॉल पे कोई राय ली है तो मैंने निश्चित रूप से आपको किसी निकटवर्ती चिकित्सक को रेफर किया होगा, जिस क्षेत्र के आप निवासी होंगे वहाँ से जो निकटतम आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक होगा। तो दवा बनाने वाली कंपनियां तो आपको पूरा किट ही प्रोवाइड करेंगी, वो दवा रोगी के लिए नहीं बनाती हैं, वो डॉक्टरों के लिए बनाती हैं, डॉक्टरों को देने के लिए बनाती हैं। इस नाते प्लीज़ आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने किसी निकटतम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के संपर्क में जाएं। विकास कुमार जी कह रहे हैं वेरियोसील पर एक वीडियो बनाइए, क्या ये ठीक हो सकता है? बहुत से रोगी इनके पास हैं। विकास कुमार जी, आप हमारे पुराने वीडियो को सर्च करें, आपको वेरियोसील पर बहुत अच्छा क्लास मिल जाएगा। मुझे उसका दिन और तारीख या सीरियल नंबर याद नहीं है, आप ग्लोबल चैनल पर सर्च कर सकते हैं या हमारे हिंदी में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की फेसबुक की आईडी पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पुराने क्लास मिल जाएंगे। मैं आज अपने नए साथियों को एक बार फिर बता दूं कि क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 65 तक हमारा जो क्लास है वो आपको हिंदी की आईडी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को खोलने से मिल जाएगा। क्लास नंबर 66 से लेकर के क्लास नंबर 202 तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक पर आपको मिल जाएगा और उसके बाद के क्लास अंग्रेजी में आईडी हमारी थी DR अनिल श्रीवास्तव, उस पर मिल जाएगा। और वो सारे वीडियो हम अपने YouTube चैनल पे धीरे धीरे ला रहे हैं, आप इस पर भी कुछ समय बाद सारे वीडियो सुन सकते हैं। मिस्टर सत्येंद्र कुमार ने पूछा है कि 114 पौधे हैं कि 115 और 114 पौधों से दवा भारत में कोई नहीं बना पाएगा क्योंकि ये पौधे भारत में नहीं मिलते हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सवाल है या इनका जवाब है। फिलहाल मैं इस बारे में इतना ही कहूँगा कि पौधे ना तो 114 नहीं बल्कि 115 पौधे हैं। हम लोगों की टीम ने 115 पौधों पर कई प्रमाण इकट्ठा किए हैं और 115 पौधों में केवल 89 प्लांट भारत में मिलते हैं, शेष विदेशी पौधे हैं। तो जो उनके सब्स्टिट्यूट प्लांट हैं, जैसे मदार हमारे यहाँ कोई और रंग का मिलता है, किसी और देश में और रंग का मिलता है, धतूरा हमारे यहाँ किसी और रंग का मिलता है, कहीं और पे दूसरी तरह का मिलता है। तो जो हमारे यहाँ वो प्लांट मिलता है, चूंकि हम भारत के वातावरण में रहते हैं, इस नाते भारतीय पौधों पर भी मिला करके इन दवाओं को लोगों ने बनाना आरंभ किया है और निश्चित रूप से ऐसी दवाएं बनाई भी जानी चाहिए। पिनाकी जी ने पूछा है कि ग्लोब्यूल्स में दवा देने से क्या कारगर है, ग्लोब्यूल्स में दवा देने का तरीका क्या है। पहले आप ग्लोब्यूल्स में दवा बना लीजिए, 450 ग्राम में उसको सुखा करके अपने शीशियों में भर लीजिए। फिर लगभग अगर आप 40 नंबर की गोली लेते हैं तो 2 से लेकर के 5 गोली तक, और 20 नंबर गोली लेते हैं तो 20 से लेकर के 50 गोली तक आपको 30 ml में घोल करके रोगी को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल मुतालिब जी ने सवाल किया है कि किडनी स्टोन पर वीडियो बनाइए। किडनी स्टोन पर मेरा क्लास हो चुका है, आप कृपया वीडियो को सर्च कर लें। गणेश कुमार सोनटालके, इन्होंने बताया है पूरे देश को कि प्रैक्टिस की मान्यता तो बहुत पहले हो चुकी है,
प्रैक्टिस की मान्यता पे कोई रोक नहीं है और इस बात को सभी लोग कहते हैं और मैं भी बार बार कहता हूं। अमरनाथ शुक्ला जी हैं, इन्होंने लिखा है कि आर्थराइटिस पर कोई रामबाण दवा बताइए। अमरनाथ जी, कोई भी चिकित्सक किसी पर्टिकुलर रोगी पर अगर कोई शोध करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वो दवा हर रोगी पर काम करे। बहुत क्लियर बात कह रहा हूं। अगर L2 से मुझे भूख लगती है खाने से, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अमरनाथ शुक्ला जी आपको भी L2 खाने से भूख लगना लगे। हो सकता है आपको C8 की भी जरूरत पड़े, आपके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, आपके शरीर के मोटापे के आधार पे, आपके शरीर के वजन के आधार पे, आपके शरीर के अंगों के काम करने के आधार पे। इस नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये जो फार्मूले बताए जाते हैं, ये कॉमन फार्मूले बताए जाते हैं। आज बहुत अच्छे सवाल को मैं इसको मानता हूं और हमारे पूरे साथियों के लिए आपने एक बहुत अच्छा सवाल छोड़ दिया। जो रोग पर मैं चर्चा करता हूं, जिन रोग के साथ जो मैं दवाएं और डोज बताता हूं, एक सामान्य डोज है, एक सामान्य चर्चा के आधार पे है, कॉमन डोज है और कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है। लेकिन मान लीजिए मैंने आपको बुखार में कहा कि आप F1, बेनवन और WE दे दीजिए। हो सकता है मैंने 50 रोगियों को दिया हो, उसमें 50 ठीक हो गए हों, लेकिन हो सकता है जो 51 नंबर का रोगी है वो हमारे F1, बेनवन और WE से ठीक ना हो, उसको हमको उसके साथ यशवन भी देना पड़ सकता है। हो सकता है उसके शरीर की कुछ ऐसी कंडीशन हो, उसकी बातों से, उसकी शिकायत से कुछ हमको और निकल के आ रहा हो। तो हम किसी भी रोग की परफेक्ट फार्मूला, जिसको आपने रामबाण शब्द से इस्तेमाल किया है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आप हमारे आर्थराइटिस के क्लास को सुन लें, जो उसमें मैंने दवा बता रखी है, उन दवाओं को आप प्रयोग में लाएं। हो सकता है आपका रोगी उसी से ठीक हो जाए। अगर नहीं ठीक होता है तो उसके साथ कुछ और सब्स्टिट्यूट ऑर्गन्स की मेडिसिन भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, सिस्टम को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मिस्टर आदर्श शर्मा ने एक सवाल हमसे किया है कि आपको आईडीसी कमेटी के समक्ष अपने सिद्धांत को प्रस्तुत कर देना चाहिए, जिससे कि मान्यता में एक सुलभता हो। आदर्श शर्मा जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में हरियाणा जाने के पूर्व का जो क्लास मेरा था, मैंने उसमें कहा था कि मैंने अपने विचार भारत सरकार को प्रेषित कर दिए हैं। अब ये भारत सरकार के ऊपर है, स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर है कि वो मेरे विचारों को सुनना चाहता है या मेरे विचारों की उपेक्षा करना चाहता है। हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि हमारी बात को सुनने के लिए वो समय देंगे। बाकी आगे आईडीसी जाने और भारत सरकार जाने। कोहेबेशन प्रोसेस में सूर्य की किरणों पे, सूर्य के धूप में दवा के बनाने का जो तरीका है, मैं उसी पर अपना फोकस करता हूं, उसी से एंजाइम्स को प्राप्त करने की बात करता हूं और उसी के आधार पर एंजाइम्स के कार्य करने की बात करता हूं। अरविंद कुमार जी ने एक सवाल और किया है कि बहुत से राइटर किताबें लिख रहे हैं, उनके किताबों के पृष्ठ बड़े खराब हैं, किताबों का मूल्य 50 होना चाहिए, वो 500 में बेच रहे हैं, किताबों के पेज के जो पन्ने हैं वो बहुत अच्छे किस्म के नहीं हैं। अब मैं समझ नहीं पाया कि ये कहना क्या चाहते हैं। इन्होंने एक अपना विचार व्यक्त किया है, तो इनके विचार मैंने आप तक पहुंचा दिए। अब मेरी किताब के बारे में इनकी क्या राय है, ये तो इन्होंने लिखा नहीं, साथ मैं इस सवाल का कोई जवाब दे भी नहीं सकता। नीलम श्रीवास्तव जी ने पूछा है, सेकेंडरी एमोनेरिया का बेस्ट रिकमेंड बताइए। नीलम श्रीवास्तव जी, सेकेंडरी एमोनेरिया पर जब मैंने महिलाओं के रोगों की चर्चा की थी तो वहाँ पे मैंने आप चर्चा किया था। आप हमारी नियमित श्रोता हैं, इस नाते मैं जानता हूँ कि आपने इस क्लास को सुना होगा। हाँ, अगर कोई व्यक्तिगत आपको बात करनी है कि आप उस फार्मूले को समझ नहीं पा रही हैं या कैसे दवा को देना है, तो आप कृपया हमारे फ़ोन नंबर 9793252355 पर बात कर सकती हैं। मिस्टर राजकुमार जी हैं, इन्होंने लिखा है कि ईएच में जाकर लोग धन कमाने लगे हैं और ईएच में पढ़ाई कैसे सुलभ हो, कहाँ जाकर पढ़ाई सुलभ हो, इसके बारे में चर्चा करें। तो राजकुमार जी, ईएच के लिए देश में बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आप अपने निकटवर्ती शिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में पता कर लें कि कहाँ पे क्लास आपको अच्छे मिल जाएंगे।
तो आपके हमने सभी साथियों के जो कल तक हमारे पास सवाल आए थे, अच्छे सवाल, मैंने उनका चयन किया और आपको अपने जवाबों से संतुष्ट करने का प्रयास किया है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने आपके जवाबों को 100% आपको संतुष्ट कर दिया। हो सकता है आप हमसे संतुष्ट ना हो, नहीं है तो भी आप अपने सवाल पुनः कर सकते हैं हमारे फ़ोन कॉल नंबर पर भी और हमारे व्हाट्सएप पर भी और हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। अगले रविवार आप पूछे और हम बताएं कार्यक्रम को लेकर के हम आपके बीच फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।